हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सबके एग्ज़ाम्स अच्छे हुए होंगे। आप लोगों ने वीडियोस में से हेल्प ली होगी। तो अब से हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सिलेबस मेरी तरफ से स्टार्ट हो जाएगा। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा बीएससी बीए फर्स्ट ईयर की बुक है हमारे पास, सेमेस्टर 2 की वेक्टर कैलकुलस की बुक है। इसमें आज हम प्रॉपरली वैसे फर्स्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि ताकि आप एक बार बेसिक्स को फिर से रिमाइंड कर सकें। ठीक है, वेक्टर्स का टॉपिक सबने +1 +2 में पढ़ा हुआ है। वो एक बार हम थोड़े से कुछ जो फॉर्मूले हैं या कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम एक बार रिमाइंड करेंगे आज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास एक दो डेफिनेशंस पहले बताती हूँ मैं। हमारे पास देखो स्ट्रेट लाइन क्या होती है। अब स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है, मान लो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। इसको हम स्ट्रेट लाइन क्यों बोलेंगे? अगर हमें किसी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, ना ही हमें किसी का एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो, मतलब हमें ये भी नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमें ये भी नहीं पता कहाँ तक जा रही है वो लाइन, तो वो हमारे पास लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब हमारे पास डेफिनेशन क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इसमें से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया ए और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया बी। अब दो पॉइंट्स को मैंने फिक्स कर दिया इस स्ट्रेट लाइन के बीच में। अब जो ये वाला पोर्शन आएगा स्ट्रेट लाइन के बीच में, दो पॉइंट को फिक्स करने के बीच में जो हमारे पास पोर्शन आया, ये स्ट्रेट लाइन थी, इस पे दो पॉइंट्स को फिक्स किया। उन दो पॉइंट्स को फिक्स करते टाइम जो बीच में हमारे पास पोर्शन आया उस स्ट्रेट लाइन पे, उस पोर्शन को ही हम क्या बोल देते हैं? ये पोर्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन, स्ट्रेट लाइन और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट समझ में आ गया होगा सबको। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? तीन चीज़ें होती हैं लाइन सेगमेंट में। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में हमारे पास क्या होती है? उसकी लेंथ होती है। नंबर 2 क्या होता है हमारे पास? उसकी सपोर्ट होता है। और नंबर 3 हमारे पास उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का क्या होता है? सेंस होती है। सेंस बोलो या डायरेक्शन बोल दो। ठीक है, लेंथ का क्या मीनिंग है कि जिन दो पॉइंट के बीच का वो पोर्शन है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या बन जाता है? लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसे मान लो ये पॉइंट मेरे पास है 1 1 1 और ये पॉइंट है 5 5 5, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस निकालना आता है हमें। 5 - 1 स्क्वायर प्लस 5 - 1 स्क्वायर प्लस 5 - 1 स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या बन जाएगा? लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और सपोर्ट हमारे पास क्या है? जो लाइन सेगमेंट हमने लिया है, मेन बेस हमारा क्या था? ये वाली स्ट्रेट लाइन थी। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के लिए सपोर्ट बन जाएगी कि जिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया है वही स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी सपोर्ट। और सेंस क्या है हमारे पास? सेंस मीन्स डायरेक्शन, कि हमारा जो लाइन सेगमेंट है, लाइन का क्या था? हमें इनिशियल टर्मिनल पॉइंट नहीं पता, लेकिन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का हमें इनिशियल पॉइंट भी पता है और टर्मिनल पॉइंट भी पता है। ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमारा डायरेक्टेड लाइन स्टेटमेंट, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमारे पास होती है सेंस या डायरेक्शन। अगर इसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए से बी, ए टू बी। इसकी सेंस बन जाएगी या डायरेक्शन बन जाएगी। अगर आप इनिशियल पॉइंट बी ले रहे हो और टर्मिनल पॉइंट ए ले रहे हो तो इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी? बी टू ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक लेंथ, सपोर्ट और सेंस। क्लियर हो गई होंगी ये तीनों चीज़ें। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर हमारे पास क्या होते हैं? स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, कि हम ये नहीं कह सकते कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ कुछ और वैल्यू देगी हमें, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो कुछ और वैल्यू देगी। मीन्स किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ उसकी मैग्नीट्यूड या जो भी है वो सब सेम रहने वाला है। तो वो क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे टाइम की आप बात करो,
लेफ्ट वाली डायरेक्शन ले लो, राइट वाली डायरेक्शन ले लो, टाइम तो उतना ही रहने वाला है, टाइम में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही रहेगी। तो टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही टेम्परेचर हमारे पास क्या है, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ टेम्परेचर उतना ही रहेगा। जहाँ पे अगर आपने एक जगह मेज़र कर लिया टेम्परेचर जितना भी है, वो इधर जाके देख लो या इधर जाके देख लो, इधर जाके देख लो, वो टेम्परेचर क्या सेम रहने वाला, मैग्नीट्यूड सेम रहने वाली है। मतलब उसकी कोई डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब अंडरस्टूड है कि अगर स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड भी अलग हो और डायरेक्शन अपनी अलग से हो, तो वो हमारे पास क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर्स होते हैं। जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में जाके आप इनको चेक करोगे तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग रहती है, कि इस डायरेक्शन में ये अलग कुछ शो करेगा, दूसरी डायरेक्शन में कुछ अलग रहेगी ये चीज़। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। जैसे अभी हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही हमारे पास क्या बन जाता है, एक वेक्टर बन जाता है। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को आप एक वेक्टर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हो। जैसे अगर इसका टर्मिनल पॉइंट बी है और इनिशियल पॉइंट ए है, तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को वेक्टर की फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी। मीन्स ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरो ही हमें आइडेंटिफाई करती है कि क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है या स्केलर है। अगर एरो लगी हुई है किसी भी नोटेशन के ऊपर, इट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एरो नहीं लगी हुई तो वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर बी इसका इनिशियल पॉइंट ले लेते हो, ए टर्मिनल पॉइंट ले लेते हो, तो हमारे पास ये किस वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, बी ए की फॉर्म में। और अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लेना चाहो तो इस तरह से भी हम कर देते हैं डिनोट, ए के ऊपर ये नोटेशन, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, या बी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये हमारा वेक्टर बन जाएगा। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है, ये थी हमारे पास नोटेशन ऑफ अ वेक्टर या रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है। अगर आप ए बी या बी ए की फॉर्म में, जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो आगे आ जाता है, जो टर्मिनल पॉइंट है वो पीछे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड अभी बताया था आपको कि दो पॉइंट है हमारे पास, एक इनिशियल है, एक टर्मिनल है, और उन दोनों पॉइंट के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारे पास मैग्नीट्यूड बन जाता है वेक्टर की। और नोटेशन हमारे पास क्या रहती है, अगर आपके पास ए बी वेक्टर है, ए बी की मैग्नीट्यूड को आप डिनोट करना चाह रहे हो तो वो कैसे करोगे, ए बी वेक्टर और इसकी ये मैग्नीट्यूड। और अगर ए वेक्टर है आपके पास तो इसकी मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करोगे, ए वेक्टर और ये इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कुछ डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर। नाम से ही वैसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या स्पेशलिटी होगी इसके अंदर। जैसे सबसे पहले हमारे पास नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। नल या ज़ीरो मीन्स एक ऐसा वेक्टर जिसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ ना होने का क्या मीनिंग, अब वेक्टर का हमें पता डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है, मेन मैग्नीट्यूड से इसको रिलेट कर सकते हो कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो, तो उस वेक्टर को आप क्या बोल दोगे, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने क्या लिया, ये लाइन ली, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ए ले लिया और यहाँ से स्टार्ट किया, वेक्टर को यहीं पे ख़त्म कर दिया, तो वेक्टर हमारा कैसे रिप्रेजेंट हो गया, ए से ए तक। अब ए से ए के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, मान लो ये पॉइंट 1 1 1 ले रहे हो, यहीं से स्टार्ट है यहीं पे ख़त्म है, डिस्टेंस क्या रहेगा इसका, 1 - 1 स्क्वायर प्लस 1 - 1 स्क्वायर प्लस 1 - 1 स्क्वायर, ज़ीरो आ गया डिस्टेंस। तो इट मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ गई है वेक्टर की, ज़ीरो आ गई है। तो ये वेक्टर कैसा बन जाएगा, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। छोटा सा एग्जांपल यही ले सकते हो कि कोई वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अगर सेम हो जाए, जहाँ से स्टार्ट हो वेक्टर वहीं पे ही ख़त्म हो जाए, तो इट मीन्स वो वेक्टर कैसा है, नल या ज़ीरो वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट वेक्टर। फिर से नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी है, यूनिटी मीन्स 1। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1। और यूनिट वेक्टर को ज़्यादातर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली आपका वेक्टर ये रहता है, अगर यूनिट है ये वेक्टर तो इसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं,
ये वाली नोटेशन हटा के इसके ऊपर कैप लग जाती है, ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और ए कैप का क्या मीनिंग होता है हमारे पास, कोई वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स, कि कोई भी दो वेक्टर्स को आप इक्वल कब बोलोगे, अगर वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दें। तीन कंडीशंस ही क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि वेक्टर में हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसकी लेंथ, एक उसका सपोर्ट और एक उसकी सेंस या डायरेक्शन। तो दो वेक्टर्स को इक्वल तभी बोलोगे जब वो उन तीन प्रॉपर्टीज में ही आपस में इक्वल हो जाए। मीन्स कि दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे, अगर उनकी लेंथ सेम है, ठीक है, और उनका सपोर्ट सेम है या फिर पैरेलल है। सपोर्ट सेम या पैरेलल का क्या मीनिंग है कि एक वेक्टर आपने ले लिया ये ए बी, अब आप इसी पे ले सकते हो ये ए सी, ये सपोर्ट, ये तो सेम सपोर्ट हो गया, या फिर आप ले सकते हो कि इसी के पैरेलल लेके चले गए ये डी ई। ठीक है, ये आपका सपोर्ट पैरेलल हो जाएगा, अगर इसी लाइन पे ले रहे हो आप तो ये सेम सपोर्ट है। ठीक है, एक तो लेंथ सेम होनी चाहिए, सपोर्ट या तो सेम होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए, और डायरेक्शन उनकी सेम होनी चाहिए कि अगर ये वाला वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है तो ये वाला भी इसी डायरेक्शन में ही जाए, ये ना हो कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई ना करे तो वो वेक्टर्स इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, सेम लेंथ होनी चाहिए, सेम या पैरेलल सपोर्ट और सेम डायरेक्शन। इसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल का क्या मीनिंग है, इनिशियल पॉइंट। को इनिशियल कैसे करोगे, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ऐसे वेक्टर्स जिनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होता है तो वो वेक्टर कैसे होते हैं, को इनिशियल वेक्टर। मान लो आपने ये लिया ओ पॉइंट, ये ओ ए ले लिया वेक्टर, ओ से ए तक, ये ओ से बी तक ले लिया, ये ओ से सी तक ले लिया, ये ओ से डी तक ले लिया। इन सब में क्या है, ये ओ ए लिया, ओ बी लिया, ओ सी लिया, ओ डी लिया, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सारे वेक्टर ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। इट मीन्स इन सब का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे बन जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स कौन से होंगे, जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, और अनलाइक वेक्टर कौन से होंगे, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे आपका इसी पे अगर मैं बात करूँ, ये मान लो ओ ए था वेक्टर और इधर आप ले रहे हो ओ सी ले रहे हो, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, तो ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर को इनिशियल तो है लेकिन अनलाइक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, अगर मैं सेम लाइन सपोर्ट की बात करूँ। ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। क्लियर होंगी इतनी डेफिनेशंस आपको। ठीक है, इसके बाद देखो को लीनियर वेक्टर, लीनियर सेम लाइन, एक लाइन की बात हो रही है, को लीनियर, को अगर आगे लग गया मीन्स सेम लाइन के ऊपर जो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, मीन्स सेम लाइन ऑफ सपोर्ट मीन्स सेम लाइन के ऊपर वो वेक्टर लाई कर रहे हैं। ठीक है, को प्लानर वेक्टर, सेम ही प्लानर मीन्स प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, को आगे लग गया तो इट मीन्स सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, लोकलाइज वेक्टर, जिनके पास कोई फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, और फ्री वेक्टर, जिनका कोई फिक्स इनिशियल पॉइंट नहीं है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ जो बीच में स्किप कर रही हूँ वो आपके लिए है कि आपको आती हैं, पहले आपने काफ़ी पढ़ रखी हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी, सारा जो बेसिक आज हो रहा है वो सारा आपकी पूरी बुक के अंदर यूज़ होने वाला है, तो इस लेक्चर को अपना ध्यान से देखना, ये आपका पूरी बुक का एक तरह से छोटा सा बेसिक लेक्चर है। अब हमारे पास है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये ओ बी डायरेक्शन में एक वेक्टर, ट्राइंगल की तीनों लाइंस को हमने वेक्टर से डिनोट कर दिया, ये ओ बी की डायरेक्शन में, ए बी की डायरेक्शन में, ओ ए की डायरेक्शन में। तो अगर ये सेम ऑर्डर में जा रही हैं ये दोनों लाइन, पहले ओ ए जा रहा है फिर ए के बाद बी जा रहा है, सेम ऑर्डर हो गया ना इन दोनों लाइन का। इन दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो इनकी जो एडिशन से जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल की थर्ड वाली लाइन के इक्वल। ठीक है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ओ के बाद ए के बाद बी, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल जाएगा, थर्ड लाइन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है,
ऐसे ही हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये पैरेललोग्राम है, इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो, ओ ए ले ली और ओ सी ले ली, इन दोनों को ऐड करो तो वो जो एडिशन से रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, डायगोनल के इक्वल, ओ बी के इक्वल जाएगा। मीन्स ये ए था ये बी था, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी के इक्वल। ये रिजल्ट आपने पहले भी पढ़े हुए, ये आपके आगे भी यूज़ होंगे। और ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज छोड़ रही हूँ, एडिशन में ये कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो सेम होता है, ऐसे ही एसोसिएटिव ये अपने आप देख लेना। और हमारे पास स्केलर, चलो आगे बताती हूँ, डिफरेंस भी पता है, मल्टीप्लिकेशन भी पता है, ये मुझे नहीं लगता मेरा बताने का काम है, ये आप एक बार अपने आप पढ़ लेना। पोजीशन वेक्टर हमारे पास, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी वेक्टर को, मान लो ए बी वेक्टर है, ए से स्टार्ट है बी पे खत्म, यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चल रही है। अब जहाँ जो उसका टर्मिनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ले लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, माइनस जो उसका इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल। ठीक है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये भी आपका आ जाएगा, सिंपल है, अपने आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपको किसी वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे। अब वेक्टर मेरे पास है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना आता ही है, ए वेक्टर था मेरे पास, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर के कंपोनेंट देख लो, हमारे पास क्या है, A1 A2 A3, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ होगी आगे आपकी हर चैप्टर में ऑलमोस्ट, कि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में हम कैसे बदलते हैं, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। अब यूनिट वेक्टर की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, ये ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता क्या होगी, अगर मैं ए कैप लगा देती हूँ इट मीन्स ये यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। ठीक है, अब आई जे के की फॉर्म में है तो मैग्नीट्यूड निकालनी आती है, कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये आपकी मैग्नीट्यूड बन गई। अब इसके जो कंपोनेंट आए हैं, ए कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर है ना अपने आप में, इसके कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हो, आई वाला कंपोनेंट, जे वाला कंपोनेंट, के वाला कंपोनेंट, ये सेपरेट कर दिया हमने। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इसको इन्होंने समेशन की फॉर्म में लिख दिया, आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी क्वांटिटीज़ क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। और जो ए वेक्टर था हमारे पास, A1 A2 A3 उसके कंपोनेंट थे ना, वही कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। और जब उस वेक्टर को यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो डायरेक्शन कोसाइन, एज इट इज़ है तो डायरेक्शन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट सबने की हुई है। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो मेरे पास है 3i प्लस 5j प्लस 7k, इसकी डॉट प्रोडक्ट आपने लेनी है 5i प्लस 8k से। ठीक है, तो कैसे करते हैं, आई वाले के कंपोनेंट के साथ होती है 15, जे वाले के साथ, यहाँ जे वाला नहीं है तो जे वाले की किसके साथ चली जाएगी, 0 के साथ, प्लस 0 प्लस यहाँ 7 की 8 के साथ 56, तो ये आपकी आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, अब अगर आपको एंगल निकालने के लिए बोल दिया जाए दो वेक्टर्स के बीच में, तो ये फॉर्मूला आपका काम करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यहाँ से आपके पास सारी वैल्यूज प्रेजेंट होगी, कॉस थीटा किसी न्यूमेरिक क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा, वहाँ से थीटा निकाल सकते हो आप। ठीक है, और हमारे पास क्या रिजल्ट पड़ा हुआ, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल π/2 है, मीन्स अगर वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। यहीं पे पुट करके देख लो, एंगल इन्होंने कितना बोल दिया π/2, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, परपेंडिकुलर का मीन्स एंगल 90 डिग्री मीन्स π/2, और कॉस π/2 कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ से ये पूरी चीज़ को 0 बना देगा, इट मीन्स ए डॉट बी क्या हो गया, 0। ये रिजल्ट भी याद रख लेना कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाती है। ठीक है,
और ये प्रॉपर अपना फॉर्मूला एक बार देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना कि आई डॉट आई हमारे पास 1 होता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये सारा एंगल वाले फॉर्मूले से ही निकाला है इन्होंने। और ए डॉट बी लो या बी डॉट ए लो, सेम मीनिंग होता है स्केलर प्रोडक्ट में, सिर्फ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं, सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लेना। ये आपकी दूसरी फॉर्म इन्होंने बता दी है, वही फॉर्म ही है हमारे पास। वो क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, अगर ए के कंपोनेंट दे दिए जाएं मुझे और बी के कंपोनेंट दे दिए जाएं, ए डॉट बी ऐसे ही तो निकालेंगे, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, वही किया हुआ इन्होंने, इसको खोल के लिखा हुआ बस, बाकी सेम एक फॉर्मूला अपना याद रख लेना। इसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट सबने की हुई है, ए क्रॉस बी हमारा कैसे निकलता है, वही डिटर्मिनेंट वाले मेथड से कैसे करते थे, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, इस तरह से निकालते थे ना। और क्रॉस प्रोडक्ट वाले तरीके से भी आप एंगल निकाल सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक मिनट, ये थोड़े से जो 1-2 फॉर्मूले हैं ना वो देख लेना। क्रॉस प्रोडक्ट का अभी मुझे मिल नहीं रहा, पर जब बीच में चैप्टर्स में कहीं आएगा ना, हाँ ये देखो, ये रहा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये थोड़े से फॉर्मूले जो रह गए हैं वो देख लेना, एक बार पढ़ोगे तो हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। डॉट प्रोडक्ट में तो सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट आई की आई के साथ 1 हो जाती है, जे की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, के की के साथ 1, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा होता है, आई की आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, जे की जे के साथ 0, के की के साथ 0। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। देखो आई के बाद क्या, एक तरह से एक सर्कल याद रख लेना, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के और के बाद फिर से आई, ये सर्कुलर ऑर्डर को आपने फॉलो करना है बस। ठीक है, तो आई क्रॉस जे, आई के बाद आई क्रॉस जे, इसके बाद क्या आएगा, के। अगर आपका ऑर्डर मेंटेन है तो ठीक है बिल्कुल। जे क्रॉस के किसके इक्वल आएगा, जे के बाद के बाद क्या आता है, आई। फिर से के क्रॉस आई किसके इक्वल आएगा, के बाद आई के बाद क्या आएगा, जे। ठीक है, ये तो सेम हो गया। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आई मेरा किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल। क्यों, एक रिजल्ट फिर से याद दिला रही हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए डॉट बी हमारा बी डॉट ए के इक्वल होता है, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, नेगेटिव के इक्वल होता है। इसलिए अगर आपको आई क्रॉस जे पता है तो इसको रिवर्स करते जाओ, वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल चला जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई के इक्वल, और आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल आ जाएगा। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। तो ये था आज के लिए हमारा रिव्यू चैप्टर। पूरी बुक के लिए आपका बेसिक चैप्टर बेसिक लेक्चर का काम करेगा। ये लेक्चर अच्छे से देख लेना ताकि आपको पूरी बुक को करते टाइम पूरी हेल्प मिले, आपको कोई ऐसे दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो से हम अपना प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। आपके जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर देंगे। पहला चैप्टर हमारा रहेगा मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है आपका तो हम या तो गूगल मीट पे कर सकते हैं क्लियर, अगर गूगल मीट पे नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।